हेलो। आज हम हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत उन वैवाहिक अनुतोष के संदर्भ में जो कि पति पत्नी दोनों को समान रूप से उपलब्ध है उनकी विवेचना करेंगे। इससे पूर्व हमने दाम्पत्य जीवन की पुनः स्थापना के संदर्भ में सेक्शन 9 के अंतर्गत विभिन्न दृष्टिकोण से विभिन्न पहलुओं पर बात की है। Today we discuss divorce, grounds of divorce and available to either husband or wife. It means according to section 13 and 13b, some grounds are available. All grounds are available to both spouse of marriage. Today we discuss पति तथा पत्नी दोनों को प्राप्त आधार। जैसा कि विवाह विच्छेद के संदर्भ में हमने कहा है कि विवाह विच्छेद का तात्पर्य होता है कि पति पत्नी के बीच वैवाहिक संबंधों का पूर्ण रूप से समापन। तो इट इज़ वेल एस्टेब्लिश्ड दैट द मैरिटल रिलेशनशिप शुड बी सेफगार्ड फ्रॉम एवरी पॉसिबल एंगल एंड दैट severance ऑफ ए मैरिज शुड बी अलाउड ओनली ऑन substantial ground. Section 13 and 13b enumerate 12 grounds on which either party to a marriage अर्थात विवाह के दोनों पक्ष का चाहे पत्नी हो या पति हो उन 12 आधार पर विवाह का समापन विवाह का विच्छेद एक दूसरे से कर सकते हैं न्यायालय के माध्यम से। आज हम उन्हीं चीज़ों पर विशेष रूप से विवेचना करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि पति को कौन से ग्राउंड्स हैं। तो देयरफॉर सम ग्राउंड्स एक्सप्लेन अंडर सेक्शन 13 and 13b ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 अमेंडिंग एक्ट 1976 अंडर section 13 and 13b today we analyze some 12 grounds which are available to both spouse of the marriage. Therefore, यदि हम देखें तो marriage can make a petition either party to a marriage if grounds are available, then either party to a marriage can make a petition to the court के संदर्भ में for a degree of divorce and degree of divorce relating to dissolve the marriage. Dissolving the marriage it means विवाह का पूर्ण रूप से समापन। तो विवाह विच्छेद में उन आधारों का उल्लेख किया गया है और यही कारण है टुडे वी said that Hindu marriage has become a contract. It is not pure as sacrament because dissolving of the marriage may be made on the grounds on which either party to a marriage can make a petition to the court. It is very clear. अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि विवाह जो विधि है अधिनियम 1976 में और 1955 इन दोनों का संयुक्त रूप से जब अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि कुछ आधार ऐसे हैं। It being immaterial whether such a marriage was solemnized before or after the commencement of the act. So it does not matter when marriage completed before or after the commencement of the marriage, it doesn't matter. The section also provides for more grounds of divorce available only to the wife. So these 16 grounds can thus be divided as follows: grounds available to either husband or wife. तो 12 grounds are available to both spouse of the marriage and grounds available to the wife. तो 4 grounds only available to the wife. तो today we discuss grounds of divorce available to either husband or wife. तो आज हमारा जो मुख्य बिंदु है उन आधारों पर चर्चा करना है जो कि विवाह के दोनों पक्षकारों को समान रूप से उपलब्ध है। फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम जो फोकस करेंगे वह हमारा टॉपिक है जारता। जारता किसे कहेंगे?
जाड़ता का क्या तात्पर्य होता है और जाड़ता के संदर्भ में न्यायिक दृष्टिकोण क्या रहा है। Namely that the adultery, in other words we can say adultery, that the other party has, it is very clear. After the solemnization of the marriage, had voluntary sexual intercourse with any person other than his or her spouse. So if we analyze this definition, then we will find that if any spouse of the marriage is found guilty of adultery, यदि विवाह का कोई पक्षकार जाड़ता का दोषी पाया जाता है तो ये माना जाएगा कि ऐसे दोषी पक्षकार के विरुद्ध पीड़ित पक्षकार को न्यायालय में जाने का अधिकार होगा और वह ऐसे दोषी पक्षकार के विरुद्ध तलाक लेने का हकदार होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि हम इसको और ज़्यादा एनालाइज करें तो हमें इस मामलों में देखना होगा, इसकी परिभाषा से स्पष्ट है कि स्वेच्छापूर्ण लैंगिक समागम का प्रयोग किया गया है। इस परिभाषा को हम देखें कि डेट द अदर पार्टी हैज़ आफ्टर द सोलमनाइजेशन ऑफ द मैरिज हैड वॉलंटरी सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ एनी पर्सन अदर देन हिज और हर स्पाउस। तो यहाँ पर स्वैच्छिक लैंगिक समागम किससे? वैवाहिक पक्षकार से हटकर अन्य व्यक्ति के साथ, अन्य पक्षकार के साथ। तो इस प्रकार के कृत्य को विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत, उसके अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत सप्लोज 1 में जाड़ता माना गया है, जाड़ता का अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है। अतः दंपतियों में से किसी एक द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के साथ जो दंपति पति या पत्नी नहीं है, यदि सेक्सुअल इंटरकोर्स एक स्वेच्छापूर्ण कृत्य होना चाहिए, तो यदि ये ग्राउंड्स अवेलेबल है और पक्षकार इस बात को साबित करने में न्यायालय में साबित कर पाता है, तो ये माना गया है कि वह व्यक्ति जाड़ता का दोषी होने के कारण से पीड़ित पक्षकार को जाड़ता के आधार पर विवाह का विघटन कराने का अधिकार है। इस संदर्भ में हम कुछ विशेष केसों पर फोकस करेंगे। पी बनाम पी। उक्त केस को यदि हम देखें, AIR 1982 ऑल इंडिया रिपोर्टर 1982 बॉम्बे हाई कोर्ट, इसमें भी यही माना गया है कि जाड़ता का जो अपराध होगा टोटली डिपेंड अपॉन सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, अर्थात उस वाद के तथ्यों पर निर्भर करेगा। इट इज़ वेरी टिपिकल टास्क टू प्रूव दिस ऑफेंस। और ये माना गया है कि जाड़ता को प्रत्यक्ष रूप से साबित करना बहुत ही कठिन कार्य होता है। अनजान व्यक्ति के साथ होटल में अर्धनग्न दशा में देखी गई थी। न्यायालय ने ये माना कि अनजान व्यक्ति के साथ पत्नी के जाड़ता के संबंध को निश्चयिक होने का पर्याप्त एक कंक्लूसिव प्रूफ नहीं माना। इट मीन्स इट इज टिपिकल ऑफेंस एंड इट इज टिपिकल फॉर द स्पाउस ऑफ द मैरिज टू प्रूव इट। इसका मतलब पी बनाम पी के केस में केवल एक संशय को जाड़ता का अपराध नहीं माना गया। जाड़ता के संदर्भ में कहा गया है, जैसे दास बनाम दास AIR 1982, अगेन इसमें भी यही कहा गया है कि जाड़ता के प्रमाण का केवल एक ढंग सर्कमस्टांशियल एविडेंस, ऐसे तथ्यों का अस्तित्व जाड़ता का कंक्लूसिव प्रूफ के लिए पर्याप्त हो सकता है। दूसरे पक्ष को वैवाहिक अनुतोष दी जाने की व्यवस्था कर सकता है, किंतु न्यायालय ने विपरीत निर्णय दिया जिसे सही निष्कर्ष नहीं माना जा सकता है। इसमें एक अलग से अपनी उसने न्यायालय के द्वारा क्योरी रखी गई। इसी प्रकार से पुष्पा देवी बनाम राधेश्याम, कुछ इस प्रकार के केसेज हैं जिसमें जाड़ता के संदर्भ में यही कहा गया है कि टू ऑब्टेन ए डिवोर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ एडल्ट्री
The petitioner had to prove that the other party was living in adultery. It means direct evidence of adultery is not necessary. If circumstantial evidence are available, then this ground may be used. Thank you.